बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर और आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज मैं कुछ न्यूज़ देख रही थी, उसमें देख के अजीब से दिल में एक बेचैनी सी होगी कि इस टाइम जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो बहुत ही कशीदा है। हर तरफ लूट मार है। अगर हम क्राइम की बात करें तो इस टाइम बहुत ज़्यादा क्राइम की रेशो बढ़ती जा रही है। जिस तरह मुल्क की सियासी सूरत हाल है, लोग अफरा तफरी का एक समा बंधा हुआ है। जो हमारे हुक्मरान हैं उनको अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है और उसके बाद आवाम जो है वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। आए दिन किसी न किसी चीज़ के लिए हम जो है वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर होते हैं कि कुछ नया होने वाला है। अगर हम आटे के बहरान पे बात करें तो अभी तक उससे लोग जो है वो जंग लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें महंगाई पर तो अभी तक उस चीज़ से हम बाहर नहीं निकल रहे। हर लिहाज से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। तो लिहाजा अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। अब ये एक समझती हूँ एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर जो है हम सबको एक होने की ज़रूरत है। इवन कि हमारे हुक्मरानों को भी एक होने की ज़रूरत है। बट कहीं भी ये हमें चीज़ जो है वो हुक्मरानों में नज़र नहीं आती कि वो अपने मुल्क के बारे में सोच सकें इस टाइम और अपने आवाम के बारे में सोच सकें। खुदारा अभी अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। जो लोगों में हम देख रहे हैं कि नफरतें हैं, इस टाइम अदावतें हैं, बुग़्ज़ है, मुनाफ़िक़त है, ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो सियासत का एक अज़्म था, सियासत को इबादत समझा जाता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं ये चीज़ हमें देखने में नज़र नहीं आती। इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ आज गेस्ट भी मौजूद हैं। पहले मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शाहीना करीम खोसा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक MP भी रह चुकी हैं, गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू योर व्यूअर्स आल्सो। थैंक यू सो मच जी। और इसके साथ ही हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर मजहर खान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू। अच्छा जी, आज जिस तरह मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की, क्राइम पे थोड़ी सी बात करेंगे कि इस टाइम क्या सूरत हाल है। डॉक्टर शाहीना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे, थोड़ा सियासी सूरत हाल पे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल चाल है? पहले तो ये बताएं, ठीक ठाक हैं जी? आजकल क्या एक्टिविटीज हो रही हैं? थैंक यू वेरी मच। बस जी, हमारी असेंबली तो डिसॉल्व हो गई है। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे लीडर ने हमें थोड़ा सा फ्री कर दिया है। और खैर, पॉलिटिशियन कभी भी फ्री नहीं होता, वो या तो असेंबलियों में होता है या असेंबली में जाने की तैयारी कर रहा होता है। तो ये समझ लें कि अब इंशाल्लाह हम इलेक्शन की तैयारी में जा रहे हैं। और मेरा ये था आसमा कि मैं एक बहुत विजन के साथ, जैसे आपने कहा ना कि सियासत एक इबादत है, तो मैं एक्चुअली उसी सोच के साथ ही आई थी। मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा अपना एक हॉस्पिटल है, मैं उसमें बड़ी खुश थी। मैं सोशल वर्क भी कर रही थी ऑलरेडी, और साथ में मैं एक शायरा भी हूँ, लिखती हूँ। तो मैं अपनी जिंदगी में बड़ी खुश एंड हैप्पी थी। बट फिर मैंने एक दफा जब खान साहब को मैंने देखा कि वो इतनी जंग लड़ रहे हैं अवाम की, मैंने सोचा कि वो अकेले क्यों लड़े, तो व्हाई नॉट मी। तो शुरू में मैंने इतना हौसला नहीं किया कि ये बहुत मुश्किल होगा ये मैदान, और वाकई वो बहुत मुश्किल है। अगर मुझे अपनी जात के लिए आना पड़ता मैं कभी भी ना आती। नहीं, तो आप नहीं समझती इस टाइम जो हमारा मुल्क है वो इतने मुश्किलों से गुजर रहा है, अवाम इतनी सफर कर रही है, हर तरफ जो है बहुत अजीब से हालात है। असमा, इधर मैं ये सोचती हूँ हमारे जो अपनी तलखियां हैं, मैं सोचती हूँ अब अपनी चीजों को खत्म कर देना चाहिए। जो गेमिंग गेम्स हैं, ट्रिमिंग ऑफ ब्रांचेस कर रहे हैं। आप लोग गौर करें, कोई भी मामला, आपके साथ साफी बैठे हैं, ये बताएंगे कि हम लोग रूट कॉजेज कहीं भी नहीं तलाश कर रहे कि हमारे मुल्क के मसाइल की रूट कॉजेज क्या है। तो काम तो रूट कॉजेज पर होगा ना। ट्रिमिंग ऑफ ब्रांचेस करोगे, 4 काटोगे 8 और निकल आएंगी, 8 काटोगे 16 और निकल आएंगी। तो सेम हमारी इवन तालीम को देख लो, हमारी मईशत को देख लो, हमारी सेहत को देख लो, हमारे आपस के ताल्लुकात को देख लें, हमारी सोशल लाइफ को देख लें, ये सारी कहीं ना कहीं क्राइसिस में घिर चुकी है। तो इस वक्त हमें एक अच्छा पॉलिटिशियन, उसकी पूरी एक अच्छी टीम, और नीचे से ग्रॉस रूट लेवल पे आवाम को शऊर देना, तो ये एक मिशन है। और मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल मिशन भी नहीं है। लोग मुझे कहते हैं कि आपने बीड़ा उठा लिया कि हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे, ये नहीं ठीक होता। बट मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। पाकिस्तानी कौम बहुत बहुत बेहतरीन कौम है। देखिए, बाहर की दुनिया में जाती है तो कहाँ झंडे गाड़ देती है जिधर भी जाती है। तो अपने मुल्क में हमने हालात नहीं ना वो बनाए। तो वो बनाने के लिए हमें कहीं मिल बैठना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, आप लोगों को भी, कि पॉलिटिशियंस तो नहीं बैठेंगे मिल बैठ के। अभी जो हमारे दानिश्वर लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दर्द दिल रखते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने कोई प्लेटफॉर्म्स बनाएं, उन पे इकट्ठे हों
और खास तौर पे यूनिवर्सिटीज। ये 2 जगह ऐसी हैं जो कि हमें इस सारे मुश्किलात से निकाल सकती हैं। तो वहां बैठे, वहां पे एक हम लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म बनाए प्लान्स हर चीज के लिए, तो हम आराम से वहां से निकल आएंगे। क्या समझती हैं इस टाइम जो सियासी सूरत हाल है, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, कैसा होगा? हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कुछ बहुत खराब हो जाता है ना, तो उसको डिमोलिश करना जरूरी होता है, वो सब कुछ खत्म हो जाना होता है। अब मुझे लगता है हम उस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं कि हमारी सियासत तो बिल्कुल डिमोलिश हो चुकी ना। अब एक वहां से नई सियासत उठेगी इंशाल्लाह। तो मैं ये नहीं कहती कि इमरान खान अकेले कुल है, इंसान है, वो खुद भी कहता है मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। लेकिन अगर देखें चारों तरफ, तो जैसे कहते हैं ना हमारे दीन में भी है कि एक छोटी बुराई और बड़ी बुराई, तो उस सेंस में अगर आप देखें, या एक बड़ी अच्छाई और छोटी अच्छाई, तो उसमें उस तनाजर में मुझे लगता है मैं अपने लीडर इमरान खान के साथ इसलिए खड़ी हूं। मैं कोई वो बुत परस्त या शख्सियत परस्त लोगों में से नहीं हूं। आम लोगों का यही ख्याल है कि इमरान की शख्सियत के पीछे लोग लगे हुए हैं या उसके लिए उसकी पूजा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग जो बहुत ज्यादा एक विजन भी रखते हैं, तो वो अगर उसके साथ खड़े हैं, तो हमें उसमें ये नजर आ रहा है कि वो इस तरह से नौजवानों को इकट्ठा करके तो इंशाल्लाह हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि एक ये चीज तो हम इससे वो कर ही नहीं सकते ना, इख्तिलाफ हर इंसान की अपनी सोच है, और इसको वो कहते हैं ना हक राय की आजादी भी है कि जिसको वो मर्जी अपना लीडर माने, या जिस पार्टी में वो शामिल होना चाहता है, हमें रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसी उस हवाले से अगर हम देखें तो इमरान खान साहब अब दोबारा से जो है वो असम्बलियों में वापस आने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जब आपकी मंजिल बड़ी होती है ना अस्मा, तो उसके लिए आपको रास्ते में बहुत सारे, आप कहीं सफर पर भी जा रहे हो तो कई बार थोड़ा सा आगे निकल गए, अगर यू टर्न ना हो तो आप कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते, आप किसी और तरफ निकल जाएंगे। तो समझती है यू टर्न है बिल्कुल, और यू टर्न बड़े जरूरी हैं। अब एक दफा सोचे, मेरा ड्राइवर जो है ना, मैंने लाहौर की साइड पे जाना था तो मोटरवे में वो गलत कराची की साइड पे चढ़ गया। मैं उस टाइम से सो रही थी, देख नहीं रही थी। तो अगर सोचे कि अगर घंटे के बाद एक वो ना होता एग्जिट एंड यू टर्न, तो मैं तो कराची पहुंचकर दम लेती ना। तो इसलिए यानी वो इंसान है, कहीं भी आप समझती पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, पहले से चीजें प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जब आप ट्रैवल करते हो तो बहुत सारी चीजें नई आपके सामने आ जाती हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। आप गलती मान लें, आप अपनी गलती की तस्हीह कर लें। तो मैं यू टर्न को इस सेंस में लेती हूं। तो उस लिहाज से तो मेरा लीडर और ग्रेट है कि वो अपनी गलती मान भी लेता है। फिर लोग तो जिद कर जाते हैं ना कि नहीं मैंने ये गलती नहीं की, वो मान भी लेता है। चलें, ये खान साहब की अच्छी बात है, गलती मान लेते हैं और उसकी तस्हीह कर लेते हैं। साहब से जानते हैं सर, आप क्या कहना चाहेंगे वैसे इस बारे में? नहीं, बात इनकी ठीक है। सियासत में तो कोई चीज ये नहीं है कि एक सीधी राह नहीं है कि जिस पर आपने चल के जाना है और मंजिल पे पहुंचना है। तो सियासत में तो जाहिर बात है हर किस्म की आपको फ्लक्चुएशन रखनी चाहिए। लेकिन खान साहब में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैं महसूस करता हूं बतौर जर्नलिस्ट, वो है गुफ्तगू का। कि एक तो जब वो बोलते हैं तो वो कुछ तहजीब के जो अल्फाज हैं जो शायद हमारी सोसाइटी में है या एशिया की सोसाइटी में है, वो उससे जरा वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सनल क्लैश की शक्ल इख्तियार कर जाता है सियासी मामला। अच्छा, ये मेरे ख्याल में हर सियासी लीडर कर रहे हैं। नहीं, आप राणा सनाउल्लाह साहब को देख लें, वो भी नहीं, राणा सनाउल्लाह और खान साहब का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आप खान साहब का मुकाबला करेंगे नवाज शरीफ से, खान साहब का मुकाबला करेंगे जरदारी से, ठीक है जी। ये एक बी कैटेगरी, सी कैटेगरी तमाम क्लास होती है ना पॉलिटिकल पार्टी में। अब आप इमरान खान का मुकाबला सुबह तलाल चौधरी से करना शुरू कर दें तो वो बनता नहीं है, ठीक है जी। वो हाँ, नीचे जो है वो एक लोग होते हैं जो फवाद चौधरी साहब बोले, मैंने उनकी तो कोई बात नहीं की इस वजह से, ठीक है जी। खान साहब एक और लेवल के लीडर हैं, पार्टी के हेड हैं। उनकी जो अल्फाज है ना जी, उससे नवाज शरीफ या जरदारी वो डायलॉग से भी दूर हो गए हैं। जो पॉलिटिकल एक डायलॉग होता है पॉलिटिशियंस का आपस में, वो भी दूर हो गया। तो ये एक ड्रॉबैक आया है खान साहब की जो बोलने की वजह से। और दूसरी बात, जैसे मैडम कह रही थी कि भाई आपने लाहौर जाना है, रास्ते में यू टर्न भी लेना पड़ता है, सब चीजें करनी पड़ती हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन हम जब लाहौर हमने जाना है तो हमें लाहौर की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन हम अगर डीजी खान की तरफ सफर शुरू कर दें तो प्रॉब्लम वहां आता है कि वो तो हम कभी लाहौर पहुंच ही नहीं सकेंगे। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना जी, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ये खान साहब की बात नहीं हो रही, ये जनरली बात हो रही है कि ये उस सिमत पे ही नहीं है जहां पे हम अवाम का कोई भला हो सके। हमारी पॉलिटिक्स उस सिमत में ही नहीं है। ये अब लड़ रहे हैं। उम्मीद है, जैसे इन्होंने कहा कि ये शायद ऐसा हो जाए कि कोई होप निकल आए, कोई उम्मीद निकल आए कि शायद कोई अवाम का भला हो जाए। फिलहाल तो लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई इतनी हो गई है और मुसलसल हो रही है, बेरोजगारी का तूफान है। मैं अभी आज सुबह ही देख रही थी कि हमारे मईशत के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे जो हैं वो रह गए हैं, बहुत बुरा, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे वहाँ जो ये जो अभी जो लास्ट टाइम जो चौधरी परवेज इलाही का टिनोर आया है उसमें तो सिर्फ वादे हुए हैं। सब कोई एक
जैसे आप कह लें कि भाई ये तख्ती भी लगा लो, ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, उसमें तो कोई फंड्स नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब का टिनोर था, हमजा शहबाज के दौर में भी चंद पैसे से मुराद ये है कि चंद प्रोजेक्ट्स आए, तो ये टिनोर तो ऐसे फजूल सा रहा है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर आप पंजाब असम्बली है, खुद मुख्तारी है, सूबाई खुद मुख्तारी है, खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पर चेंज होना चाहिए। असम्बलियां तहलील हो गई हैं। जी जी, यहाँ पे चेंज होना चाहिए था। पीटीआई को मौका मिला था, अवाम अल्लाह करे दोबारा इनको मौका दे। कोई और पार्टी है, मिलजुल के अगर मिली जुली हुकूमत आती है, फिर भी एक दूसरे के साथ कम अज कम जो एक सियासी गुफ्तगू है, वो जो सिलसिला बंद हुआ है वो खत्म होना चाहिए। और उसके लिए ब्लेमिंग गेम अब बस होनी चाहिए। अब हम खुद भी थक चुके हैं। बिल्कुल ऐसे है कि वो एक चीज जो है ना बार बार रिपीट कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला ने मौका भी दिया आपको, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सके, उसमें कोई खातिर खा को कामयाबी होती ना जी, वो भी नहीं हो सकी। इसलिए एक दूसरे के साथ कम अज कम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होना चाहिए। यानी कि मैं तो कहता हूं एक मीटिंग हो जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे बैठे हुए हैं। हाय हाय, ये मंजर तो बस आप इमेजिन कर सकते कि हम सिर्फ तसव्वुर करें कि ये सारे एक लोग जो है ना वो ऐसे एक टेबल पे बैठ के आपस में गुफ्तगू करें, मुल्क आगे तभी बढ़ेगा। लेकिन सियासी इख्तलाफ राय होता है, एक दूसरे से विजन का भी इख्तलाफ होता है, एक दूसरे से सोच का भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कोई इनकी जानी दुश्मनी तो नहीं है। हाँ, यही बात, ये बैठ सकते हैं आपस में। मुल्क के बारे में सोचे ना, इस टाइम अपने आप को साइड पे रखें। कत्ल हो जाए उसके लिए भी जिरगा हो जाता है, उसके लिए भी पंचायत हो जाती है, उसकी भी कुछ सुलह की बात की जा सकती है। मुझे लगता है उधर की पार्टियां भी नहीं बैठना चाहती इमरान खान साहब के साथ। खान साहब जो है ना, मुझे लगता है बहुत ज्यादा, हाँ, वो जब असल में बोलते हैं ना जी, तो वो ऐसी गुफ्तगू करके इमोशनल हो जाते हैं जरा। हाँ, वो जरा बह जाते हैं जज्बात की रोह में। तो वो जो इखलाकियात का जो दायरा है ना जी, वो जरा होता तो वो फिर पर्सनल हो जाता है ना मामला। अब जो उन्होंने वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में या किसी और सियासत, तो जाहिर बात है वो बैठते हुए भी हिचकिचाएगा उनके साथ। अब आप क्या कहना चाहते हैं? साफ लफ्जों में कह दे, कोई बात नहीं। तो वो जो अल्फाज या ढके चुपे लफ्जों में बोला नहीं, वो आवाम को पता है, वो ना कहलाए अपने चैनल पे ना कहलाए। अच्छा, मैं थोड़ी सी अपने भाई से माजरत के साथ थोड़ा इख्तलाफ करूंगी। हमारे जो 4 साल दौर था उसमें बहुत काम हुए। खान साहब ने खास तौर पे उन्होंने जो कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ नेशन के लिए जो सिंगल नेशनल करिकुलम और रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी और कुरान पाक तर्जुमे और तफसीर के साथ शुरू हो रहा है, यानी आप जो अवाम की किरदार साजी थी या जो इंसान साजी थी वो आपको बाहर तो नजर नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए हमने बहुत काम किया। उसके अलावा हमारी ज़राअत में, इंडस्ट्री में बहुत काम हुआ। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि कोई हमने मोटरवे इस तरह बाहर नहीं बनाई, लेकिन मोटरवेज हमारी केपीके में काफी उन्हीं दिनों में बनी थी, तो इस तरह के काम भी हुए थे। हमने उसकी शायद बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं की। फिर जो हमारा ग्रोथ रेट था या हमारी इंडस्ट्री जिस तरह बूम कर रही थी, तो ये काम हमारे हुए थे। बाकी जो तो 4 महीने उससे पहले जो बुज़दार साहब की हुकूमत थी, उससे हमारे साउथ में बहुत काम किया। मैं कहती हूँ मेरा डीजी खान इस वक्त, भाई ने शायद पहले भी कभी देखा हो, आप दोबारा आके देखें, मैं उसको कहूंगी कि 70% वो इंप्रूव हो चुका है पहले से जो डीजी खान था। तो इसी तरह बाकी साउथ भी। और इसके अलावा जो परवेज इलाही साहब का दौर था, वो तो सिर्फ 4-1 महीने थे, 3-4 महीने, तो उसके बारे में तो हमें कुछ कहना नहीं चाहिए, वो तो एक शॉर्ट टर्म सा बहुत ही प्लान था। लेकिन जो हमारे लीडर ने जो काम किए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे जैसे आम लोगों को उसने सियासत में आने का हौसला दिया। तो ये जो बाहर जो आपको छोटे छोटे काम लग रहे हैं ना, कौमों की जिंदगी में 10, 15, 20 साल कुछ नहीं होते, ये अगले 10, 15, 20 साल में शायद ये इफेक्ट दिखाएंगे। अब मेरी देखा देखी और आम लोग आने शुरू हो गए हैं। तो आप देखें, पहले एक रिवायती सियासत का ही सारा जोर था, अभी भी मैं असेंबली में देखती हूँ 90% लोग रिवायती सियासतदान है, वो इब्ने सियासतदान तो इब्ने एमपीए तो इब्ने एमएनए, तो लेकिन अब आपको कुछ थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है असेंबलियों में भी, और इंशाल्लाह ये वक्त के साथ बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है मायूसी की कोई बात नहीं है। ये कुछ गलत होगा तो इसी में से कुछ अच्छा निकलेगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह। सही। अभी आप क्या समझती हैं, तहरीक इंसाफ का जो है मंशूर क्या है? तहरीक इंसाफ तो अपने सबसे बड़े उस मंशूर पर खड़ी है कि कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। यानी कि इंसाफ, रूल ऑफ लॉ, अगर ये हमारे माशरे में आना शुरू हो जाए तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक होने लग जाएगा। लेकिन ज़रा उसको लाने के लिए आपको एफर्ट करनी है। उसको लाने के लिए मैं कहती हूँ पूरी कौम को ना एक दफा कुर्बानी देनी है। अब कुर्बानी किस तरह की देनी है? जैसे आप वोट देने गए हो, आपका दिल चाह रहा है फलाने बंदे को देना है, लेकिन आप ये सोच के दें कि मैंने अपनी आइंदा नस्लों के लिए वोट करना है, मुझे ये मेरी बिरादरी का है लेकिन वो बंदा ठीक है, अब मैंने उसको वोट करना है, बिरादरी वाले को इस वक्त रहने दो। इवन मेरा भाई भी अगर खड़ा हो गया, मुझे लगता नहीं उसके मुकाबले में वो बंदा ठीक है या वो पार्टी ठीक है,
और दूसरी बात यह कि हम अपने लीडर जिसके जैसे इमरान खान के लिए मेरा विजन है या और नौजवानों का, आपको पता है 60% तो यूथ है इस वक्त, वो सारी खान की तरफ देख रही है, तो वो टिकट देने से पहले इमरान खान को बताए कि फला इलाके में हर जगह पे कि हमें फला बंदा इज बेस्ट, आप उसको टिकट दें। क्योंकि जब टिकट एक दफा मिल जाएंगे तो फिर आपकी मजबूरी हो जाती है, आपने फिर बल्ले को वोट करना है। और फिर अगर आपने नहीं उस वक्त जागे, आपने अपने लीडर को बताया, तो फिर जिसको भी टिकट मिल गया अब आप उसके लिए वोट करें, क्योंकि अब आपने वो एक्चुअली अब आप लीडर को खड़ा कर रहे हो, एक मोरा उसका नीचे खड़ा करके, तो लीडर को स्ट्रेंथ दे रहे हो। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं कोशिश कर रही हूं कि अब मैं अवाम को ये सब शऊर दूं। एक्चुअली ये शऊर भी अवाम को नहीं दिया गया ना, हमने अवाम को शऊर नहीं दिया। हम जैसे कि मैं कहती हूँ ना, किसी बच्चे को अपने अलिफ बे पे ना पढ़ाइयो, ABC ना पढ़ाइयो, और उसको कहो तू 16 साल का हो गया, दे अब मैट्रिक का पेपर, वो कैसे दे सकता है? तो आपको कौम को पहले एक शऊर के लेवल पे लाना है, फिर उससे तवक्को लगाएं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जाहिर सी बात है नए लोगों को भी सामने आना चाहिए। जो एक पुरानी सियासी जो चल रही है रिवायात, उनमें अब कुछ नए ऐसे लोग आने चाहिए जो टैलेंटेड भी हैं, जो शायद अपना ये जो नए लोगों का आना है ना जी, इसको अगर आप माजी को देखेंगे तो ये हर टाइम में कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं। एक टाइम था जब भुट्टो साहब आए थे, वो एक नई काफी सारे लोग नए एक पूरी एक लाट लेकर आए थे वो, तो जो उस वक्त के रिवायती पॉलिटिशियंस थे वो उनके अगेंस्ट थे। फिर वही जो वो लाट लेकर आए, वही फिर आगे उनकी नस्ल चलना शुरू हो गई। फिर ये मुशर्रफ साहब के दौर में एक वो जो BA की शर्त आई थी, उसकी वजह से अच्छी खासी लाट पीछे हुई, फिर कुछ नए लोग आए। अब 15-20 साल के बाद अब दोबारा से एक रिवाइव हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं। तो ये एक किताबी गुफ्तगू है मेरे हिसाब में कि भाई नए लोग आने चाहिए। वो नए लोग आ रहे होते हैं, वो बतदरीज उसमें इंडल्ज हो रहे होते हैं। लेकिन जो इस टाइम सूरत हाल है, नए लोग भी पीछे हट रहे हैं। नहीं, उसमें वो नफरत की तरह से सियासत शुरू हुई है। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपस में सियासी डायलॉग होना चाहिए। बाकी रही बात डेवलपमेंट की, रोड की बात या उसकी बात, वो अपनी जगह पर है। मैडम से हम सियासी को प्रोग्राम तो कर नहीं रहे कि इस तरह मॉर्निंग शो है, अच्छा एक लाइट सा माहौल है, हम तो लाइट से ही रख के बैठे हुए, हमने तो ज्यादा सियासी सूरत में जा नहीं चाहते। हमें करना भी नहीं चाहिए, मॉर्निंग शो है, लाइट सा, वही मैं कह रहा हूँ कि प्रोग्राम है। तो चले आप हमारे इसमें जो है ना डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट को डेवलपमेंट नहीं देखना चाहिए। इनफैक्ट जो है ना, आप एक ना माहौल होता है कि जो है ना, कहीं भी आपको, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं ना जी, यहाँ पे कोई अगर हमारी आपस में तलखी गर्मी शुरू हो जाए तो यही जो हमारा इस वक्त हंसने खेलने वाला माहौल है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जब तक मैं बैठी हूँ ऐसा होने नहीं दूंगी। सेम जो है ना, यही सिचुएशन पॉलिटिक्स में होती है। इस हद तक एक दूसरे के अगेंस्ट न बोला जाए, इस कदर करेक्टर असैसिनेशन ना की जाए। देखिए ना, अब उसके बाद हम खान साहब की करेक्टर पे वो अटैक होना शुरू हो गया। आप किसी के पर्सनल इतना ना जाएं, चलते रहे हैं ना, जिस तरह जो चीजें हुई उसके बाद इस कदर ना हो। आपस में डायलॉग का जो सिलसिला है पॉलिटिशियंस को, वो रखना चाहिए, ना कि थर्ड पार्टी आपको इकट्ठे बिठाए और पंचायती बनकर बैठे। आप खुद आपस में इतनी क्वालिटी पैदा करें। अब अच्छा, इनमें से कोई भी नौजवान नहीं है, सारे 70 की प्लस ही हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। खान साहब हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, इवन मौलाना फजलुर रहमान भी शायद 70 की रेंज में हों। तो इन सब को अब 70 साल की उम्र में भी अगर कोई बंदा, तीसरा बंदा बिठाए ना, तो ये अगर इनको तीसरा बंदा बिठाए, देखिए ना जी, मियां नवाज शरीफ साहब के तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह पोते पोतियां हैं। जरदारी साहब के भी अब नवासा उनका हो गया है। इमरान खान साहब का लाइफ स्टाइल जरा डिफरेंट है उनसे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ऐसे हैं, पोते पोतियों वाले। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये इतनी बस अब मैं समझती हूँ कि चाहिए कि मिल बैठना चाहिए, के माहौल को अब थोड़ा चेंज करना चाहिए। ये नफरत की सियासत इनको खत्म करनी चाहिए। हमारे दीन का भी यह हुक्म है अस्मा कि तुम काफरों के, मुशरिकीन के खुदाओं को भी बुरा ना कहो कि मबादा वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहें। तो ये तो बड़ी बुनियादी बेसिक्स हैं जो शायद हमने अपनी कौम को दी नहीं है। अब मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि जो हमारा दानिश्वर तबका है, जो हमारा कौम तो हुक्मरानों को भी, जो हमारा दानिश्वर तबका था ना यहाँ पे, जो हमारे टीचर्स थे, जो हमारा मजहबी तबका थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। इवन पॉलिटिशियंस को भी उन्होंने गाइड करना था कि अल्लाह के अहकामात क्या है, हमारी रिवायात क्या है। तो वो अब आप अपनी जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी और ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सिर्फ पॉलिटिशियंस को हम गलत ना कहें। बिल्कुल सही। ठीक है जी, इस पर मजीद बात करते हैं। चलते हैं हम सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है?
जी आसमां, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज मुल्तान का मौसम कदरे अबर आलूद दिखाई दे रहा है। आज अगर मुल्तान के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्तान का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी तरह से अगर आज मुल्तान के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर ओलिया का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। आज अगर हवा में नमी के तनासुब को देखा जाए तो आज शहर ओलिया में हवा में नमी का तनासुब 85%, 85% तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर आज मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाए तो आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग क्या है तो आज मुल्तान 10वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। इसी तरह से अगर आज मुल्तान में धुंध की सूरत हाल को देखा जाए तो आज शहर ओलिया में धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी देखी गई है। धुंध की शिद्दत में नुमाया कमी देखे जाने की वजह से अगर बात की जाए मोटरवेज और फ्लाइट ऑपरेशन की तो M4 मोटरवे पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक, M5 मोटरवे शेर शाह से जाहिर पीर तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली है। इसी तरह से अगर बात की जाए फ्लाइट ऑपरेशन की तो फ्लाइट ऑपरेशन भी मामूल के मुताबिक जारी है। अगर बात की जाए आइंदा 24 घंटों के दौरान की तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। इसी तरह से अगर आइंदा 24 घंटों के दौरान की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम इसी तरह से अबर आलूद रहने का इम्कान है। अगर देखा जाए कि आज क्या सूरत हाल है तो इस वक्त मुल्तान में पूरा दिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है कि बादलों की और सूरज की आपस में आंख मचोली जारी रहेगी। किसी वक्त बादल सूरज पर हावी हो जाएंगे तो किसी वक्त सूरज जो है वो बादलों पर हावी हो जाएगा। इसी तरह से अगर फिलहाल सुबह के औकात की बात की जाए तो सुबह के औकात से लेके अब तक किसी वक्त शहर ओलिया में बादल आ जाते हैं तो किसी वक्त सूरज की शुआएं अपनी लपेट में शहर ओलिया को ले लेती हैं। इसी तरह से अगर आइंदा 24 घंटों के दौरान की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया आपका हसन। अच्छा, जिस तरह मौसम की अगर हम बात करें तो आज बड़ी जल्दी धूप निकल आई सुबह ऑफिस आते हुए, और कल जो मौसम था वो बिल्कुल ही चेंज था। बहुत अच्छा मौसम हुआ था, लोग बड़ा एंजॉय भी कर रहे थे इस मौसम को। अच्छा जी, ये तो हो गई मौसम की बात। से पहले चलते हैं अपने ब्रेक की तरफ, हमने जाना है और फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बातचीत आगे जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम क्राइम के पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अब हम देख रहे हैं क्राइम की जो सूरत हाल है उसकी शरह बढ़ती जा रही है। लोग जो हैं अब सरेआम मतलब बगैर डरे चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, और कत्ल कर देना तो उनके लिए एक आम सी बात बन गई है। बिल्कुल, ये हमारे सोसाइटी का बड़ा ड्रॉबैक आया है और बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि क्राइम जो है वो बहुत बढ़ गया है। अब आप इमेजिन करें कि ये चंद दिन पहले की बात है, नवा शहर चौक और दिन का 2 बजे का टाइम हो और यहाँ पर अगर डाकू आके किसी शॉप पे नकदी लूट के चले जाएं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त कितने लोग होंगे यहाँ पे नवा शहर चौक पे। कम से कम यहाँ पे 5 से 7 हज़ार बंदा एट ए टाइम मौजूद रहता है मुख्तलिफ सराउंडिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर भी अगर आकर डकैती हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप देखें कि डाकुओं के हौसले कितने बढ़ चुके हैं और आवाम किस कदर लुट रही है। तो अगर हम इसको ओवरऑल देखें ना जी, तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं। पुलिस की नाकामी है, पेट्रोलिंग गलत है, पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही, गैंग्स नए आ जाते हैं, शहर से बाहर से लोग आकर यहाँ पे वारदातें कर जाते हैं, पुलिस मुख्तलिफ गुफ्तगू करती है। लेकिन सबसे जो अहम बात जिसको हमें बतौर सोसाइटी हमें देखना चाहिए कि जो गुर्बत की शरह है, जो परेशानियों का लोग शिकार है मुआशी तौर पर, उसकी जो एक रेशियो है वो खतरनाक हद तक उसमें इजाफा हुआ है। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं, हम क्राइम की बात कर रहे थे। जी बस वही मैं कह रहा हूँ कि जो क्राइम की रेशियो है ना, जो उसमें जो सबसे ज्यादा वजह है वो महंगाई है, बेरोजगारी है।
नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, वो मोबाइल उसके पास है, उससे वो चीजें देखता है, फैंटासाइज होता है कि ये चीज भी मेरे पास होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। हमें अपनी लिमिटेशन में भी हमारी सोसाइटी नहीं रही अब, ये ओवरऑल सारी चीजें मिलती हैं जिसकी वजह से क्राइम की रेशो बढ़ जाती है। और अगर आप ओवरऑल देखें तो पहले एक जमाने में डाकू होते थे तो लोग कहते थे जी डाकू है, जी डाकू है। अब डाकू पकड़े जाए परेशान हो जाएंगे उन्हें देखकर। बिल्कुल नौजवान लड़के हैं 18 साल को, 17 साल को, 16 साल को, 20 साल जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और वो ये वारदातें कर रहे होते हैं। तो यकीनन ये एक इस पे हुकूमत को सबको सोचना चाहिए, बेरोजगारी भी इसको भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि महंगाई जैसे बढ़ेगी लोग भूख से परेशान होंगे। कोई जो जहां भी रहता है वो शहरों की तरफ ही रुख करेगा, फिर वो लूट मार करेगा, घरों में दाखिल हो जाएंगे। अभी ये कल की बात है, थाना बीजेड में वारदात हुई, 10 डाकू। ये थाना बीजेड जो शहर का इलाका है, ये कोई गांव, कोई कहीं जलालपुर का कोई वाकया नहीं है, कोई लियाकतपुर का वाकया नहीं है। ये मुल्तान में थाना बीजेड जो मेन इस वक्त पोश इलाका है मुल्तान का, पूरा जो एरिया ये वाबडा टाउन, ये जितने एरियाज हैं, मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड, ये सारा मतलब है कि अहम पोश तरीन इलाका है। वहां एक घर में 10 डाकू आ जाते हैं और वो घर वालों को रस्सियों से बांध के रख देते हैं। उनसे 25 तोले सोना होता है। आपको पता है आज मेरे ख्याल से 1.25 लाख के करीब तो सोने का रेट है। इसी तरीके से उनके लाखों रुपए नकदी होती है, दीगर सामान है वो लूट कर ले जाते हैं। तो ये जो वारदातों का सिलसिला है ये बढ़ेगा। ये महंगाई बेरोजगारी है, पुलिस को पेट्रोलिंग का निजाम भी मौसर बनाना चाहिए और हुकूमत को ये जो महंगाई है इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। आटे के लिए जब लोग लाइन लगे हुए होंगे और फिर भी उनको आटा नहीं मिलेगा, सरकारी जो होता है जैसे यह वैसे आम जो आटा है वो इतना महंगा हो चुका है, तो लोग क्या करेंगे फिर? वो आटे की वजह से तो नीड पूरी करने के लिए जाहिर बात है कोई झपट्टा मारेगा, किसी खातून जारी होगी उसका कोई पर्स छीनने की कोशिश करेगा, कोई मोबाइल छीनने की कोशिश करेगा। ये एक नेचुरल चीजें हैं, तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सोसाइटी अलग-अलग उसकी जो सेगमेंट्स होते हैं वो अलग नहीं हो सकते, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यकीनन पुलिस को भी अपना उसमें फाल किरदार अदा करना होगा। ओवरऑल पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी इसमें रोल फिर एक बार वो कहते हैं ना लावारिस हुआ है, तो फिर क्या इसमें हमारे जो मेरा हाल है क्राइम के हवाले से, तो फिर जी के पॉलिसी मेकर्स को और खासतौर पर टैक्स इस पे डेवलप होने चाहिए। बहुत जरूरत है इसकी, इससे पहले कि हम किसी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाए। अल्लाह ना करे हमारा मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाए। अगर क्राइम इसी रेशो से बढ़ा तो साफी हमारे साथ बैठे हैं, इस पे एग्री करेंगे कि अगर हमने इसको यहाँ पे नहीं स्टॉप किया, इसको हमने रिवर्स नहीं किया, तो खुदा ना खास्ता हम खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं। फिर हम कोई अपने घरों में महफूज नहीं होगा, कोई भी। अभी भी एक किस्म का खौफ और हिरास ही फैला हुआ है। आप रात को ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको एक डर होता है कि बेसिकली ये गेटेड सोसाइटी जो होती है ना, इनका कंसेप्ट आया ही वहीं से है। अच्छा, पहले क्या होता है, अच्छा रात का सफर करते हुए चले, आपका वो एक तो डिफरेंट है। अभी तो आप दिन दिहाड़े लोग आपसे जो है छीन रहे होते हैं, आपको तंग कर रहे होते हैं। कई लोग आपको नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं। तो ये तो अब दिन दिहाड़े हो रहा है और लोगों के सामने हो रहा है, और जाहिर सी बात है लोग एक डर की वजह से, अब जिसके हाथ में गन होगी वो किस तरह आगे बढ़ के, हर किसी को जान प्यारी होती है। मैं कह रहा हूं ना, आप अगर नवा शहर गोलबाग में खड़े हुए अगर महफूज नहीं है, इसका मतलब है आप मुल्तान में किसी जगह महफूज नहीं है, जहाँ हजारों लोग मौजूद हैं हर वक्त। तो ये जो सीन है ना, ये बड़ा वेरी अलार्मिंग। और इसमें मैं आज खुद ये सुबह न्यूज सुन रही थी कि इस टाइम जो क्राइम के हवाले से बहुत ज्यादा ये चीजें हम देख रहे हैं, चोरी डकैती की वारदातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, ये आम हो गई हैं। अब तो जो आम मोबाइल का स्नैचर्स या जैसे को पर्स छीन के चला गया, आप खड़े हुए हैं और किसी ने झपट्टा मार के, अब लोग तो इसकी कंप्लेन करना ही छोड़ गए हैं। अभी देखिए ना, इसको इतने लोग यूज हो रहे हैं, भी नहीं होता ना आपको उसके में, फिर बहुत ज्यादा फिर आगे उसके प्रोसीजर हैं, फिर आपको बहुत सारे आगे और मसाइल है। ये बात आपकी ठीक है कि हमारा मसाइल ऐसे हैं कि लोग कंप्लेन करते हुए डरते हैं, मोबाइल की सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि कल को ये गलत यूज ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैम, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हर तरीके से सोशल की जो आपकी इस टाइम सोशल एक्टिविटीज हैं उनके हवाले से भी हम आपसे जानना चाहेंगे। तो एग्जैक्टली ये जो भी बात हो रही थी ना, मैं इसको एक सोशल वर्कर के तौर पे और एक डॉक्टर के तौर पे इसको थोड़ा और एंगल से भी देखती हूँ। वो ये है कि हमारी सोसाइटी में कितना ज्यादा डिप्रेशन हो गया और कितनी एंग्जाइटी, और आपका हर तीसरा या एक अंदाजा है कि हर चौथा फर्द जो है वो किसी ना किसी ज़हनी उसमें तनाव में या किसी डिप्रेशन में मुब्तला है। तो जब एक बंदा डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी में है, वो खुदकुशी की जो रेशो वो भी बहुत बढ़ गई है। तो एक बंदा जो किसी वजह से खुदकुशी पर आमादा है, तो उनमें से कुछ परसेंट होते हैं फिर वो मारने पर राजी हो जाते हैं।
जो मरने पर राजी है वो फिर किसी टाइम पर आकर मारने पर भी राजी होता है। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो नौजवान जो डाकू बने फिर रहे हैं, ये अपनी जान हथेली पे लेके नहीं फिर रहे? जब ये किसी मॉब के हत्थे चढ़ते हैं या खुद किसी गोली का शिकार हो जाते हैं, तो ये नहीं कि अब आपकी सोसाइटी उस लेवल पे चली गई है बेहिस होने की कि उसको अब अपनी जान की भी परवाह नहीं रही। तो ये और अलार्मिंग है कि जब एक बंदे को अपनी जान की परवाह ना हो, वो तो सोसाइटी को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए और हमारे सोशल वर्कर्स को बहुत ज्यादा आगे आने की जरूरत है। आप देखें ना, बाहर के मुल्कों में तो बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी से कॉलेज से आपको डिग्री नहीं मिलती जब तक आपका सोशल वर्क का आपके साथ सर्टिफिकेट ना लगाओ। तो मैंने पूरा एक प्लान बनाया हुआ है इंशाल्लाह ताला। हमने अपनी गवर्नमेंट में मैंने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन ज़ाहिर अभी वो शुरू के दिन थे और लोग अभी उसको इतना समझ नहीं रहे इस चीज को। लेकिन ये हमारी बड़ी बुनियादी चीज है कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर इसको लेकर आए। हम सोशल वर्क को एज ए सब्जेक्ट नहीं लेकर आए। हर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक सेगमेंट हो कि उससे बच्चे ने इतना सोशल वर्क करना है, उसका पूरा एक प्लान है मेरे पास। इंशाल्लाह हम फिर उन बच्चों को डायमंड सर्टिफिकेट, गोल्ड सर्टिफिकेट, सिल्वर सर्टिफिकेट्स वो भी देंगे, ताकि एक बच्चा अगर सोशल वर्क करके निकला है बाहर, वो अपने आप को ग्रूम करके, अच्छा जब आप सोशल वर्क करते हैं तो आप खुद भी ग्रूम्ड हो रहे होते हैं, खुद भी आप सीख रहे होते हैं, खुद आपके अंदर एक एहसास पैदा हो रहा होता है। तो वो सारी चीजें लेकर जब हमारा बच्चा निकलेगा और उसके पास एक अच्छा सा सर्टिफिकेट भी होगा, तो आगे उसको जॉब्स में हेल्प होगी। तो यानी उसके लिए एक इंसेंटिव भी है ये। तो ये एक प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया। और दूसरा, एज ए सोशल वर्कर मैंने जो खवातीन के मसाइल है हमारे साउथ में, सबसे बड़ा मसला है शादी उनकी मर्जी से नहीं की जाती। बहुत बड़ा एक मसला है जिसको शायद आम लोग इतना ना ले रहे हो, लेकिन आप देखेंगे फिर उसके रिजल्ट्स भी क्या आ रहे हैं कि आपको फिर मर्जी के साथ यानी घर से दौड़ के शादी कर लेना, यानी वो बुराइयां भी हमें नजर आ रही हैं। अब तो बहुत ज्यादा, आप देखिए तो डाइवोर्स की जो डाइवोर्स डाइवोर्स की शरह है वो बहुत ज्यादा है इस टाइम। डिवोर्स की शरह बढ़ बढ़ गई चुकी है। और फिर ये कि शादी के बाद कोई और जहन में था, तो चूंकि मर्जी की शादी नहीं हुई तो वो डिवोर्स और सेकंड मैरिजेस और उसमें बच्चे बड़ा सफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो है जो हमें एज ए सोसाइटी इनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। ये चीजें बढ़ रही हैं, तो मैं तो पेरेंट्स को करने की जरूरत है बहुत कि ज्यादा। वो अपने बच्चों की मतलब एक तो बच्चों को हम टाइम नहीं दे रहे। अब अच्छा, इखलाकी तरबियत पे हम लाजमी बात करेंगे, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, एक तो हम जिस तरह आपकी सोशल एक्टिविटीज के हवाले से भी बात करें, सर मतलब जिस तरह अभी अगर हम पुलिस के हवाले से बात करेंगे, पुलिस की इस टाइम क्या कारकर्दगी रही अभी, क्योंकि नया साल स्टार्ट हुआ है, तो उस हवाले से भी बताइएगा। कोई पॉलिसी, कोई रूल्स? कोई नई पॉलिसी नहीं आई। अब फिलहाल थ्रेट्स आए हैं और पुलिस उन थ्रेट्स को कवर कर रही है, सिक्योरिटी मेजर्स हाई कर रही है, क्योंकि रिसेंट दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, मुखानेवाल में भी हुए हैं, उसी तरीके से केपीके में भी काफी वाकयात हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस अपनी जो समझ लेंगे अपनी हिफाजत के लिए जो एक पैरामीटर्स होते हैं खसूसी तौर पर जो फोर्सेस के, वो उनको फॉलो कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो हसास मुकामात करार दिए गए हैं, मुख्तलिफ जो वल्नरेबल जो एक यहाँ पे मुकामात हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी है, वहाँ पे नफरी वर्दी के साथ भी है और सफ़ेद पारचात में भी सिक्योरिटी को वहाँ पे अलर्ट रखा गया है। पुलिस रूटीन का काम कर रही है, लेकिन वो जो एक जिस तरीके से क्राइम डिटेक्शन होती है ना, उसकी जो रेशो है वो यकीनन बड़ी डिस्टर्ब हुई है। और पुलिस हुकाम तो यही कहते हैं जी नफरी कम है, तो हम इधर सिक्योरिटी में फंसे होते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड वो बताते हैं, ऑन द रिकॉर्ड तो वो ये नहीं कह सकते कि हमारे पास वसाइल नहीं होते या हमारे ये इश्यूज हैं, वो ये नहीं कहते। लेकिन जो ओवरऑल जो सीन है वो ऑफ द रिकॉर्ड तो यही बताते हैं कि यार इतनी नफरी है, इतनी सिक्योरिटी पे लगी हुई है, इतनी थानों पे लगी हुई है, इतनी डेली कैदियों को लाने पे लगी हुई है, तो हमारे पास तो बाकी इतनी बची हुई है भाई। तो इसमें देखें हम क्या करें। सही। तो ये तो प्रॉब्लम है पुलिस का नफरी का। लेकिन अभी भर्ती का अमल शुरू हो रहा था, मुल्तान में 18 से ये शुरू होना था, लेकिन वो रोक दिया आके, हुकूमत अचानक चली गई, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो उसके बाद वो प्रोसेस भी रुक गया। भर्ती का जो अमल था, नई हुकूमत आएगी तो वो करेगी, यकीनी बात है। जब हुकूमत ही नहीं है तो भर्ती कौन करेगा? तो उनके फंड्स मुख्तस होते हैं, प्रोसीजर होता है। तो पुलिस की ओवरऑल कारकर्दगी देखें तो पुलिस की परफॉर्मेंस मुल्तान पुलिस की तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम साउथ में देखें तो रहीम यार खान और राजनपुर के रियाज में, क्योंकि वो कच्चा ऑपरेशन कर रहे हैं, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। वो कच्चे के डाकुओं से लड़ रहे हैं, वहाँ पे शहीद भी हो रहे हैं, जख्मी भी हो रहे हैं, और मगवियों को भी बाजियाब करा रहे हैं, अगवा बराए तवान वालों को भी बाजियाब करा रहे हैं। तो वहाँ पुलिस काफ़ी एक मुतहरिक पुलिस है। जो एडिशनल आईजी हैं साउथ पंजाब, वो इस हवाले से काफ़ी फोकस हैं।
उन्होंने आरपीओ जो बहावलपुर हैं राव मुनीर जिया, उनके साथ मिलकर भी काफ़ी मीटिंग्स की हैं। अभी रिसेंट उन्होंने जो सिंध के जो एरियाज हमारे साथ पंजाब के लगते हुए हैं रहीम यार खान के साथ, उन एरियाज के जो अफसरान थे सिंध पुलिस के, उनके साथ भी मीटिंग करके एक अच्छा लाएअमल बनाया है, ताकि ये जो कच्चे का एरिया जो एक जराइम पेशा अफराद का या आप कह लें कि क्रिमिनल सरगर्मियों का जो मरकज था उसको तोड़ने के लिए बाकायदा अच्छी प्लानिंग पुलिस कर रही है। उसमें सिंध पुलिस है, जनूबी पंजाब पुलिस है, ये मिलकर एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ना ये वर्क करना शुरू कर रहे हैं और मिलकर ये मुश्तरका ऑपरेशन कॉम्बिंग ऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लेकिन जो शहरों की सूरत हाल है वो अबतर होती जा रही है और शहरों में बिल्कुल जो है ना आप कह लें कि किसी वक्त किसी भी जगह डाकू आपके सामने खड़ा हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अब दिन दिहाड़े चीजें जो हमारे साथ हो रही हैं। अच्छा, आप राइटर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, सारी चीजें एक साथ कर रही हैं, थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी बताएं। हाँ, अच्छा असमा, मैं हमेशा ये सोचती थी कि जो अल्लाह ने सलाहियतें दी होती है ना वो किसी काम के लिए दी होती हैं और ये दुनिया जो है ये दारुल अमल है और इसकी जजा आपको आखिरत में मिलनी है। तो फिर जो अल्लाह ने रिस्क कहते हैं लोग सिर्फ पैसे को ना, लेकिन जो आपको सलाहियतें मिली वो भी आपके पास रिस्क है और उनका भी सवाल होना है। तो मैं सोचती थी अल्लाह ने मुझे लिखने की सलाहियत दी। अब ये शायरी जो है ये गॉड गिफ्टेड होती है, इसको आप खुद से नहीं कर सकते। तो जब अल्लाह ने दी है तो व्हाई नॉट इसको पॉजिटिव वे में यूज करो। तो मैंने वो जो एक रिवायती शायरी है वो भी की है कभी एक एज में, लेकिन अब तो मेरी बिल्कुल इनकलाबी शायरी है। बल्कि मेरी जो फ्रेंड्स है वो मुझे हबीब जालिब ऑफ डीजी खान भी कहती हैं कि आप तो उस तरह की शायरी अब करती हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र है। कभी कुछ लोग होते हैं ना वो शायरी का असर ले लेते हैं, कुछ लोग आपकी बातों से ले लेते हैं, कुछ एज ए डॉक्टर जब मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ तो एक डॉक्टर की बात समझ लेते हैं। तो मेरा ये होता है कि सोसाइटी में अच्छी बातें फैलाओ, कैसे भी फैला सकते हो। चलेंगे तो, एक अच्छी ये बात है कि इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। सोशल वर्क भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ बातें नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ अमल भी करके दिखाऊं। जो मैं कह रही हूँ मैं उस पर खुद भी अमल कर रही हूँ। तो ये मेरी एक कोशिश है। क्या सुना रही है फिर हमें? मैं जी एक जो हमारा इस वक्त बहुत बर्निंग इशू चला हुआ है कि हमने हर चीज को बिकाऊ कर दिया। हमने अपने, आप देखिए इस नज़्म में मैंने वो एक दी है थोड़ा उसका टच, और जो उसका एंड है वो आपको और अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरी हमेशा ये होती है कि मैं शायरी में चाहे जितने मर्जी मसाइल को उठा दूं, लेकिन मुझे होता है कि अगर आपने एंड में कोई लेसन नहीं दिया, कोई वे फॉरवर्ड नहीं दिया तो फिर वो आपने तो फिर मायूसी फैला दी ना। तो इसलिए मैं फिर कोशिश होती है कि आखिरी शेर मेरा इस तरह का हो जो एक अच्छी सोच या एक वे फॉरवर्ड दे दे। तो मैंने अर्ज किया था, जी जी, चाह बिकनी है, चाओ बिकना है, लाग बिकना, लगाओ बिकना है, दर्द बिकना, दबाओ बिकना है, हुनर बिकना है, दाव बिकना है, मेंबरों वास, कल्म और दानिश, आज सबको बुलाओ बिकना है। अब बिकाऊ यहाँ पे हर शय है, लाश बिकनी है, घाव बिकना है, बाप बच्चों से कह गया है ये, सरे बाजार आओ बिकना है। अब तो रिश्ते हैं मोल तोल यहाँ, अब तो रिश्ते हैं मोल तोल यहाँ, इसको दुल्हन बनाओ बिकना है। अच्छी पैकिंग में मोल अच्छा है, खूब इसको सजाओ बिकना है। क्या मोहब्बत कोई करेंसी है, रहा अपनी लो जाओ बिकना है। पैसे वाले खरीद सकते हैं, अच्छी कीमत लगाओ बिकना है। उसका ईंधन बनाओ इंसान को और फिर ये अलाओ बिकना है। मेरी मजबूरियों की वीडियो बनी, उससे पैसा कमाओ बिकना है। जो आखिरी शेरा मैंने जो एक वे फॉरवर्ड दिया, फानी दुनिया मुझे कबूल नहीं, मुझको जन्नत के भाव बिकना है। वाह क्या बात। जो हमारे कुरान का कॉन्सेप्ट है कि मैं अल्लाह ने इंसान की या मोमिन की जान और माल जन्नत के एवज खरीद ली, तो ये वो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, फानी दुनिया मुझे कबूल नहीं, मुझको जन्नत के भाव बिकना है। वाह क्या बात है। इस पे आपने बहुत सारी चीजें बयान कर दी। जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं आजकल इर्द गिर्द, अभी हमारी ब्रेक में भी यही बात हो रही थी कि लोग अब सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पहले होता था रिश्तों की बड़ी कदरों कीमत होती थी, बड़ों की बहुत कदरों कीमत होती थी। अब हम उन चीजों से जो है वो बहुत पीछे हट गए हैं, मोहब्बतों से भी बहुत हमने इज्जत और बड़ाई का मेयार पैसे को, बड़ी गाड़ी को, बड़े घर को, उसको बना दिया। हालांकि हमारे दीन ने तो कहा था तुम में बेहतर वो है जो तकवा में बेहतर है, तो वो हमने दीन की असास को ही छोड़ दिया। तो ये सारी जितने भी मसाइल, अब आपको क्राइम, हर चीज को आप उससे जोड़ लीजिए। अब एक दौड़ लग गई है पैसे की, नंबरों की। अच्छा, बच्चों को हमने नंबरों की दौड़ के पीछे लगा दिया, उन बेचारों को हमने जिंदगी का कोई हुनर और गुर ना सिखाया, उनको जीना ना सिखाया, उनको सिर्फ नंबर लेना सिखाया। वही जैसे मैंने अभी ब्रेक पे जाने से बात की थी कि इखलाकी जो हमारी
तरबियत है वो अब हमारी जो है वो नहीं हो रही। तालीम तो मिल ही रही है लेकिन तरबियत नहीं है। अब हम चीजें अब ये देखते हैं जो जिसके पास पैसा है ना, जिसके पास अगर आ भी गया है, उसने कमा भी लिया है, तो जो उसके रिश्तेदार थोड़ा उससे कम होंगे ना, वो उनसे मिलना जुलना भी छोड़ गए। अब तो ये चीजें भी आ गई। बिल्कुल ये बड़ा ड्रॉबैक है सोसाइटी में। और ये तो पिछले तकरीबन अगर आप 2 दहाइयों में देखें ना, तो ये एक तसलसल जो है ना, ये इस चीज का ज्यादा बढ़ा है। ये जो सन 2000 के बाद बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के ये इफेक्ट्स हैं जो हमारी सोसाइटी पे आ रहे हैं। और सोसाइटी इतनी मजबूत थी नहीं जो उसे बर्दाश्त कर सकते। अगर आप जापानी सोसाइटी को देखें तो वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ाता है उनकी, जैसे हमारी शायद 100 साल पहले होगी यहाँ की सब कॉन्टिनेंट के लोगों की। तो जापानी आज भी उसी जुड़त पर मौजूद है। हमारा फैमिली स्ट्रक्चर ऑलरेडी वीकनेस की तरफ था। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन आया है तो उसने जो है ना आके हमें बड़ा एक ना अलग-अलग हमारा शराजा ही बिखेर दिया है, समझ लें। हर कोई अलग-अलग वो कर रहा है। और ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये हर बंदा ये गुफ्तगू कर रहा होता है, लेकिन कोई इस पर अमल दरामद नहीं कर रहा होता। असल में सिर्फ फर्क यह है कि हम अब लफ्जों की अदायगी पर खड़े हुए हैं। हम अगर खुद ये तहिया करते हैं, हमारे नाजरीन ये तहिया करते हैं, अपनी तौर पर हम इनिशिएटिव लेते हैं, तो देखिए फिर हम सोसाइटी में कैसे अपने खानदान में पहले बेहतरी लाएंगे, वही खानदान सोसाइटी में बेहतरी लाएगा। ये जैसे मैडम कह रही थी कि ये सोशल वर्क है बेसिकली, कि लोगों को एक दूसरे के साथ एक अटैच करना, एक दूसरे के साथ इखलाक, एक दूसरे के साथ रवादारी, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीजें ये सोसाइटी का हिस्सा होती हैं। इसको एक दूसरे को बर्दाश्त करना होता है। तो ये हम लफ्जों की बजाय मैं अपने नाजरीन से भी कहूंगा कि इस पे अमल दरामद प्रैक्टिकली। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी तारिक मशहदी साहब, जो कि कॉलम निगार भी हैं और प्रिंटिंग कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी रशीद मलिक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्रॉडकास्टर भी हैं और इसके साथ साथ जो है सिंगर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की तालीम और तरबियत पर, और जो वालिदैन हैं वो इसमें अपना किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं, जो असातिज़ा का रोल है वो क्या होना चाहिए। तालीमी निज़ाम पे हम हमेशा बात करते हैं कि किस तरह हम अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। जो इस टाइम हमारा सिस्टम चल रहा है, कितना स्टूडेंट्स उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं है, पेरेंट्स का क्या इसमें जो है वो रोल है, इस पर आज ज़रा डिटेल से बात करेंगे। बल्कि दोनों गेस्ट से आज से यही बात होगी और थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपसे सिंगिंग भी आपकी सुन लेंगे। अच्छा जी, और इसके साथ ही हम पहले इनसे तो आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं हलीम पे। आपको पता है कि जो हलीम है इसको दलीम भी बोला जाता है। बेसिकली हमारे घरों के जो ये रिवायती खाने हैं, इनको शाही खाने भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत पुराने तारीख में अगर हम चले जाएं तो ये बहुत अरसे से एक ट्रेडिशनल खाने हमारे चल रहे हैं कि स्पेशल इवेंट्स पे जो है ये खाने बनाए जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत ज़्यादा शौक से इसको खाया जाता है। अगर हम बात करें कि किसी तरह जिस तरह इसको जो मुतारिफ करवाने वाले हैं वो अरब ममालिक हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ 10वीं सदी में जो है मोहम्मद मुजफ्फर इब्न सयाद ने अपनी किताब में हलीम की तरकीब लिखी थी। फिर एशिया के मुख्तलिफ इलाकों तक जो है ये तरकीब पहुंची और मुख्तलिफ तरीकों से इसको पकाया जाने लगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं ये इसे मटन में बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बीफ में और कुछ लोग जो है वो चिकन में। लेकिन अगर टेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो टेस्ट इसका आता है या मटन में आता है या बीफ में आता है। वैसे भी अगर हम ओवरऑल देखें तो चिकन से ज़्यादा, अगर हम जिस तरह कल बिरयानी की बात कर रहे थे, तो मटन पुलाव का और बीफ का एक अपना ही टेस्ट होता है, एक अपना ही मज़ा होता है। इसी तरह अगर हम दलीम की बात करें तो इसमें इसका अपना टेस्ट होता है। इसमें मुख्तलिफ दालें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि सब का मिक्सचर बन के जो है
वो बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होता है और मज़ेदार भी होता है। और स्पेशली जैसे हमारे इवेंट्स होते हैं, हम देखते हैं जैसे बकरा ईद भी आती है तो स्पेशली उस इवेंट्स पे भी बनाए जाते हैं। हमारे घरों में कोई दावतें की जाएँ उस पर भी जो है वो हलीम का, और इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं समझती हूँ घर में जो है वो डिफरेंट तरीके से हलीम को बनाया जाता है और बड़े शौक से ही खाया जाता है। अगर हम बच्चों की बात करें स्पेशली सुबह के नाश्ते में तो ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार लगती है। गरम गरम नान हो और साथ में हलीम हो तो क्या ही बात है। वैसे अभी इस टाइम मेरे मुंह में भी पानी आ गया है, नाश्ते की बात हो रही है। तो वैसे सर हम अपने गेस्टों से भी जान लेते हैं, सर आपको हलीम कितनी पसंद है? अच्छी लगती है, अच्छी मिल जाए तो। अच्छा, ये भी वैसे पकाने का एक मैं समझती हूँ हुनर है, एक फन है। हर किसी को हलीम जो है वो बनानी आती नहीं है। नहीं, मुझे पसंद भी है और मैं अच्छी बना भी लेता हूँ। अच्छा, आप मतलब अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम हम कहें कि बना के लाएं और हमें खिलाएं। नहीं, यहाँ बनवा लें आप नेक्स्ट टाइम। अच्छा, नेक्स्ट यही बना लें, सही है। आप इनसे लाइव बनवा लेना। लाइव, सही है। अच्छा जी, ये तो हो गई आज हेल्थ टिप। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जिस तरह हम बात कर रहे थे बच्चों की तालीम और तरबियत पे, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा पिछले 26-27 साल से मैं बुनियादी तौर पर एक उस्ताद हूँ। उस्ताद वो आम तौर पे जो उस्ताद कहा जाता है वो वाला उस्ताद नहीं, क्लासरूम में पढ़ाया जाने वाला जो उस्ताद है, जो क्लासरूम में पढ़ाता है। तो पिछले 27 साल से मैं इस पेशे से मुंसलिक हूँ। बतौर टीचर काम किया, अब मैं बतौर प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। तो इसमें जो बुनियादी तौर पे मैं ये बात करूँगा कि आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत ये सिर्फ तालीमी इदारे का काम है, लेकिन इसमें जो वालिदैन का किरदार है वो बहुत अहम है। और इसमें जो सबसे बुनियादी बात है, जिसको मैं सबसे पहला नुक्ता समझता हूँ, वो मियाँ और बीवी या वालिदैन का आपस का जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशन है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि एक मजबूत ताल्लुक़ एक मजबूत माशरे की बुनियाद रखता है, और मजबूत माशरे की बुनियाद में जो बच्चों का किरदार है वो बहुत अहम है। आमतौर पे हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि बच्चे को जब स्कूल भिजवा दिया तो फिर ये स्कूल का काम है, लेकिन स्कूल एक रोल प्ले करता है। उसकी जिम्मेदारी में एक करिकुलम है जो स्कूल ने पढ़ा देना है, उसका इम्तिहान लेके उसकी असेसमेंट लेके बच्चों ने आगे चले जाना है। लेकिन जो वालिदैन का किरदार है, ख़ास तौर पे तरबियत में, वो बड़ा अहम है। तो मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि सबसे पहले वालिदैन को, मियाँ बीवी को, एक दूसरे को जो उनका रिश्ता बन गया है उसको ज़हनी तौर पे कबूल करें कि अब हमने एक माशरा बनाना है। उसको सिर्फ एक रिश्ता समझ के न लिया जाए कि ये मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है। असल में मियाँ और बीवी ने माशरा बनाना है। जब अच्छी तरबियत के साथ एक बच्चा स्कूल चला जाता है और स्कूल के साथ वालिदैन का जो ताल्लुक़ है वो जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ज़्यादा बच्चे की तालीम और बच्चे की तरबियत बेहतर हो सकेगी। तो सबसे जो पहला एलिमेंट है इसमें वो मियाँ और बीवी का आपस का ताल्लुक़ है कि वो हर लिहाज से एक दूसरे को समझें, एक दूसरे पर एतमाद करें, एक दूसरे से अपनी हर चीज़ शेयर कर लें। जैसे कहा जाता है ना कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो लिबास बेसिकली ये है कि वो एक दूसरे के खुशी, एक दूसरे का गम, एक दूसरे की अच्छाई, एक दूसरे की बुराई, हम हर चीज़ को कबूल करते हैं। जब मियाँ बीवी हम हिजाब व कबूल के बाद जब आ गए तो फिर तो हमने एक माशरे की बुनियाद रखी है। तो उस माशरे की बुनियाद के लिए अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें ताकि बच्चों की तालीम और बच्चों की तरबियत बेहतर हो सके। अच्छा, वही आता है ना, जब हमारे बुजुर्ग थे तो हमारी तालीम के साथ साथ तरबियत पे ज़्यादा फोकस किया जाता था कि बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, बड़े से किस तरह बात कर रहा है, छोटे से किस तरीके से बात कर रहा है, बिहेवियर कैसे हैं। बट अब हमने शायद अपने बच्चों को बड़ा पैम्पर कर दिया है। शायद हम उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और ज़्यादा हम उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं दे पा रहे। 3 चीज़ें हैं मैं समझता हूँ इसमें जो आपका सवाल है उसमें। पहला, एक तो हमारा अलमिया ये है कि हम जिस सोसाइटी में इस वक्त रह रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे हमारी तरह हो जाएं। नहीं हो सकते। ज़माना बदल गया, बड़ी तब्दीली आ गई। दूसरी बात, जो वालिदैन हैं उन्होंने
बहुत सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तालीमी इदारों पर डाल दी कि ये तालीमी इदारों का काम है। तीसरी बात ये हुई कि जो ये इससे पहले भी जो शो चल रहा था उसमें बात हो रही थी माश की, कि वालिदैन के पास अब उतना वक्त भी नहीं रहा कि वो अपने बच्चों को उतना वक्त दे सकें जितना वक्त उन्हें देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वक्त देना चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ कि 24 घंटे में आप 30 मिनट भी निकाल लें, आधा घंटा भी निकाल लें, अपने बच्चों के साथ बैठें, उनकी दिलचस्पी की बातें उनसे डिस्कस करें, उनको सुने। अगर पेरेंट एक अच्छा सुनने वाला है तो आपका बच्चा डिट्रैक्ट भी नहीं होगा। हमारा ये ख्याल है कि हमने अपने बच्चों को स्कूल भिजवा दिया, उसके बाद अब स्कूल जाने या तालीमी इदारे जाने, लेकिन जो आपने सवाल किया उसमें ये 3 फैक्टर्स बड़े अहम हैं। हम जो कुछ भी हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना चाहिए। और एक और एलिमेंट आपने मैं तो मिस करता हूँ। अब हमारा जो टाइम था, शायद आपका वक्त जाहिर है हम मेरे से छोटी हैं, आपका टाइम उसके बाद का है। हमारे घरों में अखबार आया करता था, हमारे घरों में अखबार, रिसाला, इस तरह की चीज़ें आया करती थी। मुझे याद है मेरे घर में हमने जब होश संभाला, मेरे अब्बा जी टीचर थे, हमने अखबार देखा, हमने उर्दू डाइजेस्ट देखा। तो जो बुनियादी चीज़ें थी वो हमें वालिदैन से कुदरती तौर पे मिल जाती थी। हम पढ़ते थे, उनसे सुनते थे। हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अब हमें याद हैं वो उस वक्त की याद है। आज का बच्चा 3 चीज़ों से दूर हो गया है। अखबार, शायद आप किसी बच्चे से पूछें न्यूज़पेपर तो उसको बताना पड़ेगा कि ये न्यूज़पेपर क्या है, अखबार क्या है। किताब से आज का बच्चा दूर हो गया है। हमारा जो दौर था उसमें हम किताब पढ़ते थे और किताब खरीदने के लिए बाकायदा दुकानों पे, शॉप्स पे जाया करते थे, शोरूम्स पे। आज हम बाकायदा नहीं जाते शॉप्स पे, किताबों की खरीदारी के लिए नहीं जाते। और तीसरी बात यह कि जो बच्चों की दिलचस्पी की चीज़ें हैं, जो टेलीविज़न पे किसी दौर में आती थी या मीडिया पे आती थी, अब बच्चों की दिलचस्पी की चीज़ें सिर्फ कार्टून रह गया। अब कार्टून या जो मोबाइल फ़ोन है, सेल फोन है, उसमें वालिदैन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यूं फील करें कि मोबाइल ठीक है इस्तेमाल करते हैं बच्चे, लेकिन उस मोबाइल को भी तो प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। उसमें भी तो बहुत सारी मुफीद चीज़ें हैं। मैं उसकी एक मिसाल दे दूं कि आप अपने बच्चे को हाउ टू बी ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा तालिब इल्म कैसे बना जा सकता है। जो बड़े बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ऐसी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं जो उनके लेवल की हैं, उनके मेंटल लेवल की हैं, जिससे वो कुछ ना कुछ लर्न करें। हम ये नहीं कह सकते कि आपका बच्चा मोबाइल से दूर हो जाए, नहीं रह सकता। आप नहीं देंगे तो वो किसी ना किसी तरह से उस तक अप्रोच जरूर करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जरूरी भी है। कुछ लोग कहते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन देखिए कोरोना आया, हमें अपने बच्चों को ये डिवाइस देनी पड़ी, अब ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। उनकी तरबियत या उनकी ट्रेनिंग या उनका ये स्किल बेहतर होना चाहिए। उनका ये स्किल बेहतर होगा तो वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिए इसको कोई इस तरह की प्लानिंग कर ली जाए कि बच्चों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर दिखाई जाए। वही बात है, प्रैक्टिकली भी कुछ इस तरह का पॉजिटिव होना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी में चेंज आ सके, उनके बिहेवियर चेंज हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इसमें ये कहूँगा, सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड थैंकफुल टू रोही। और आपने जो मौजू रखा, इस पर बोलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस तरह के टॉपिक्स होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए। बात हम बच्चों की तरबियत की कर रहे हैं, उसमें जो बहुत बड़ा अलमिया है वो ये है कि ये जो टॉपिक है ना, ये जो बात है, ये जिम्मेदारी है, हमने इसे छोड़ दिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैसे छोड़ दिया है? ये जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हमने तो मतलब उनसे, सारों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कि बच्चों से बातचीत करना, बच्चों से ये पूछना, बेटे आपको कुछ ज़रूरत है, आपका आज लेसन प्लान क्या था, क्या पढ़ा, क्या, ये सारी चीज़ें हमने वो चीज़ें छोड़ दी हैं। एक तो वालिदैन के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मईशत की बात करते हैं, रोजी रोटी का रोना है, वालिदैन गए रोजी रोटी के चक्कर में। फिर बात आती है टीचर की,
टीचर इतना कमर्शलाइज हो गया, उसके पास टाइम नहीं है। उसने एक दिन में 18 लेक्चर लेने, पढ़ाने उसने। भाई इस कौम की जो तरबियत वाले काम है वो किसने करना है? वो वालिदैन और हम टीचर्स नहीं करना ना, तो कोई कर नहीं पा रहा। हम जब पढ़ा करते थे तो मुझे कहीं भी कोई ऐसी मिसाल या कोई ऐसी बात नहीं मिलती कि किसी बच्चे ने टीचर के साथ कुछ बदतमीजी की हो। आज सोशल मीडिया पे देखें आप, आपको पोस्ट बहुत ज्यादा मिलती हैं कि टीचर्स को बच्चे मिलकर मार रहे हैं। मतलब ये एक अनहोनी सी बात है। वजह यह है कि इन बच्चों की, छोटे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ, कोई समझाने वाला तो होना। पहले हमारे दौर में दादी नानी बैठ के रात को बच्चों को लेकर कहानियां सुनाती थी। अब वो कल्चर है नहीं। वो ये जो सोशल मीडिया जब से आया, मोबाइल मतलब है एक अच्छी चीज थी, फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया कि कौम को फैसिलिटेट करेगा, लोगों को करता भी है, लेकिन उसका जो यूज हमने किया वो नेगेटिव कर लिया। मतलब हम ये नहीं देखते कि हमारा जो बच्चा 9th क्लास का बच्चा है, 10th क्लास का बच्चा है, वो मोबाइल पे बैठा क्या कर रहा है। और ये मसाइल उनके बहुत ज्यादा हैं जो मियाँ बीवी जॉब करने वाले हैं, बच्चे घर में बैठे हैं। अच्छा, उस वक्त और भी फैक्टर्स थे। उस वक्त जॉइंट फैमिली का एक कल्चर था, दादी मतलब ये फुफ्फो चाचियां सारे ये मिलकर बैठे होते थे, बच्चों पे नजर होती थी। अब मियाँ बीवी अगर जो जॉबियन है, जो जॉब करने वाले, वो चले गए हैं, घर में बच्चे अगर अकेले हैं, आपको क्या पता बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं बच्चे, मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, तो वो तो डिट्रैक्ट होंगे ना वो। इसलिए इस फोकस को डिस्कस करना, इस पर बात करना बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, बहुत जरूरी है। मैं आपको अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाली बात है, वैसे मैं अपनी बेटी को रोजाना कॉलेज छोड़ने के लिए जाता हूं, मैं उसे डेली पूछता हूं, बेटे आप खुश हो, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। मैं ये रोजाना पूछता हूं तो वो कहती है बाबा मैं खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ये हर रोज क्यों पूछते हैं? मैंने कहा बेटे मैं अपने आप से पूछता हूं कि मेरी जो जिम्मेदारी है मैं वो पूरी कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है तुमसे पूछना। अच्छा, हम सिर्फ जरूरियात की हद तक हैं, चलो जरूरियात पूरी कर दी, बाकी एसेट हमारा, हमारी औलाद है, हमारे बच्चे हैं, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे, हमारी तरजीहात कुछ और हैं। अच्छा, पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो वहीं थोड़ा बच्चों के पे भी बात कर रहे हैं। जी। हम ये तो कहते हैं अच्छा वालिदैन का कसूर है, वालिदैन शायद टाइम नहीं दे पा रहे, बट मैं समझती हूँ कि कहीं हमारा अपना बहुत सारा कसूर है, हम खुद भी पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे होते। ये गिव एंड टेक वाली बात है, ये भी अब ये वाला भी एक सिस्टम ऐसा चल पड़ा है कि शायद बच्चे भी बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को, अपनी चीजों को लेके ना साइड पे हुए हैं कि वो पेरेंट्स के साथ जो एक कम्युनिकेशन गैप है ना, वो नहीं, ये सिचुएशन क्रिएट किसने की? बच्चों ने तो नहीं की ना, हमने की है ना। अब मैं ये साल 2 पहले की बात है, मतलब ये बहुत बड़ा एक सानिया था, यूनिवर्सिटी का बच्चा था, उसने कमरे में खुद को गोली मार दी, सुसाइड कर ली। माँ उसकी आज तक परेशान है, वो ये सुनने के लिए बेताब है कि हाय मैं अपने बच्चे से ये नहीं पूछ सकी तेरा मसला क्या है। उसने अपने जान ले ली अपने। वही ना, कम्युनिकेशन गैप आ गया ना, ये गैप है ना। जी हाँ, गैप की बात करें, ये गैप क्यों है? ये गैप को फिल पहले पेरेंट्स ने करना है। आप बच्चों को दोस्त बनाएंगे, बच्चों को पास बिठाएंगे, बच्चों की बातें सुनेंगे तो बच्चे आपको टाइम देंगे। अब मैं तो यहां तक देखता हूं कि वो जो नानियां दादियां थी वो भी मोबाइल की आदी हो गई, मतलब वो भी मोबाइल पे बैठी हैं, उनके पास भी गैजेट आ गया, एक चीज आ गई ना हाथ में, तो वो बच्चों को कहानी सुनाने वाले लोग नहीं है वो। मतलब ये इस जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं हमारे, हमने इसे, अगर मैं ये कहूं कि किसी हद तक हमने इसे लावारिस छोड़ दिया, इनके रहम करम पर छोड़ दिया, तो शायद ये गलत ना होगा। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को एंगेज रखें, बच्चों के साथ दोस्ती रखें, बच्चों से उनके हाल अहवाल पूछें, माँ बेटी से पूछे, बाप है बेटे से पूछे, डेली बेसिस पे आपकी मुलाकातें हों, मसाइल में डिस्कस हों, जरूरियात डिस्कस हों, स्कूल में क्या पढ़ा, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या पढ़ा, क्या कुछ आमद जामद, ये सब कुछ ये चीजें हों ना डिस्कस। हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, फिर पेरेंट्स के साथ साथ अगर हम चलें स्कूल पे भी, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो भी एक यूं समझ लें हमारे रूहानी माँ बाप ही हैं। अगर हम घर से तरबियत सीख कर निकल रहे हैं तो आगे जो हमें पॉलिश करने वाले होते हैं वो टीचर्स ही होते हैं। आपके ग्रूमिंग के हवाले से, आपकी चीज़ों के गाइडेंस के हवाले से आपको समझा भी रहे होते हैं, आपको बता भी रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को गुजारना है। लेकिन अभी हम देखते हैं टीचर्स भी
जो है वो बस कहते हैं कि अच्छा चलें बच्चे आ गए हैं, ओके हाजिरी लग गई, अगर कोई तवज्जो दे रहा है नहीं दे रहा, आपने आया जस्ट लेक्चर दिया और उसके बाद दैट्स इट। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, डिपेंड करता है कि टीचर को असाइनमेंट क्या मिली और बच्चे के साथ टीचर का रिलेशन क्या है। अगर स्टूडेंट टीचर रिलेशन अच्छा है, स्टूडेंट अपनी डायरेक्शन, चूंकि डायरेक्शनल एफर्ट बड़ी ज़रूरी है, आमतौर पे हम एफर्ट की बात करते हैं, लेकिन जो डायरेक्शनल एफर्ट है वो बड़ी ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट और टीचर अपनी एफर्ट में डायरेक्शन पे हैं, उनकी डायरेक्शन ठीक है, तो मेरा ख्याल है इस गैप को किसी हद तक कम किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात जो आपने की उसमें अनफॉर्चुनेट है, ये अनफॉर्चुनेट है, टीचर बाय चॉइस बड़ा कम है पाकिस्तान में, दुनिया में भी है, लेकिन हमारे यहाँ टीचर्स बाय चॉइस बड़ा कम है, बाय चांस है। डॉक्टर नहीं बन सके, टीचर बन गए, इंजीनियर नहीं बन सके, टीचर बन गए। अब जब वो बाय चॉइस आता है एंड टीचर इज नॉट हाईली पेड, दिस इज अनदर फैक्टर, क्योंकि उसको जो अभी सर बात कर रहे थे कि टीचर कमर्शियल हो गया है, टीचर कमर्शियल मजबूरी से हो गया, क्योंकि उसको वो उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। पाकिस्तानी सोसाइटी में टीचर इतना हाईली पेड नहीं है, उसको अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, जो उसकी माशी ज़रूरियात हैं, उसको वो पूरा करने के लिए उसको फिर अपने टाइम के अलावा किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है। टाइम स्लॉट तो उसके पास वही है, लेकिन उस टाइम स्लॉट ने वो डाइवर्ट भी हो गया, दिस इज वन फैक्टर। लेकिन जो मैं पहली बात की तरफ आऊंगा कि अगर हमारी डायरेक्शन ठीक है, हमारे टारगेट्स ठीक हैं, हमारा फॉलोअप ठीक है और बच्चे का रिलेशन टीचर के साथ ठीक है, तो फिर ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो एलिमेंट जिसकी आप बात करें, इसको कम किया जा सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट है वो भी वो वाला स्टूडेंट नहीं रहा। मेरे से किसी ने सवाल किया कि आपके दौर का जो तालिब इल्म था और आज के दौर के तालिब इल्म में क्या फ़र्क है। तो मैंने कहा जी, हम जब स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे, तो हम उस्ताद को देख के रास्ता छोड़ दिया करते थे। ऐसे आज का जो स्टूडेंट है, आज का तालिब इल्म है, मांगता है गाड़ी का हॉर्न दे के, साइकिल की घंटी दे के, मोटरसाइकिल का हॉर्न दे के। तो ये एक डिस्टेंस आया है और उस डिस्टेंस की वजह बहुत सारी है, लेकिन जो बुनियादी वजह है वो स्टूडेंट और उस्ताद का जो रिलेशन है वो कमज़ोर हुआ है, क्योंकि हम टारगेट ओरिएंटेड नहीं है, हम अब कमर्शलिज्म की तरफ चले। क्योंकि हमें अपनी भी पढ़ी अपनी टीचर्स के साथ बड़ा, मतलब कहीं ना कहीं अगर वो सख्त होती थी, जाहिर सी बात है टीचर्स का अपना भी एक वो होता था लहजा रवैया कि स्टूडेंट को किस तरह डील करना है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्ती भी होती थी, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ शेयरिंग भी होती थी कि बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ कैसा लाइज ऑन है, अपनी उनकी पर्सनल क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो मैनेज हो जाता था। अभी वाकई जिस तरह आपने बात की कि अब तो बच्चों को ये होता है कि थोड़ा सा अगर टीचर कहीं डांट भी दे तो बच्चे घर में शिकायत जो है वो फौरन लेके चले जाते हैं। अब तो प्राइवेट स्कूल्स का तो खैर ये है कि टीचर्स डरते हैं। इसमें दो फैक्ट। देखिए, मैं जिस स्कूल में इस वक्त बतौर प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, एक कन्फाइंड कम्युनिटी है। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स बाहर से भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास अंदर कम्युनिटी का स्टूडेंट है। इस वक्त कोई 750 से ज़्यादा का वो स्कूल है जिसमें काम कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट सेक्टर की जो आपने बात की कि प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है वो बच्चे से डरता भी है, आपने जो भी बात की है। अच्छा, इसमें जो पेरेंट का रोल है वो बड़ा ज़रूरी है। आपको याद हो, मुझे तो याद है कि हम जब स्कूल में थे तो टीचर को ये खुली छुट्टी थी कि उसने जो करना है, बल्कि आम मिसाल दी जाती थी कि जी गोश्त आपका, हड्डियां हमारी, मतलब बहुत सख्ती वाली बात है। उस एलिमेंट की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, हाँ, उस एलिमेंट की तरफ अभी हम जा नहीं सकते, बिल्कुल वक्त बदल गया है। लेकिन क्योंकि जिद्दत आती जा रही है, लेकिन इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
अच्छा, जिस तरह बच्चों की तालीमी तरबियत पे बात हो रही है, थोड़ा आपका रेडियो पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुक है, थोड़ा उस हवाले से भी बताइए। जी, वो मेरी बुनियादी दरसगाह है रेडियो पाकिस्तान। तो कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और रेडियो का अगर मैं ये कहूँ कि रेडियो मेरी जान है तो ये गलत नहीं होगा। उसमें जो मतलब है, जो मुझे अच्छा लगता है वो ये कि आप 2 घंटे की स्लॉट है या 3 घंटे की स्लॉट, आप उसमें ऑल इन ऑल है, आप बैठे हैं। मतलब मैं जब अपना प्रोग्राम करता हूं तो मेरे जो कैथारसिस है मैं वो उन 2 घंटों में उनका इजहार करता हूं। और रेडियो का ये है कि रेडियो का दौर था, रेडियो का दौर है और रेडियो का दौर रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अब रेडियो का तो ये है ना कि इसकी एक्सेस बहुत इजी हो गई है। मोबाइल में रेडियो, आप गाड़ी में आ रहे हैं जा रहे हैं रेडियो, ठीक है ना जी। मतलब टीवी जहां नहीं है, केबल नहीं है, बिजली नहीं, उसके तो बहुत सारे लवाजमात है ना। मतलब रोही का ये मॉर्निंग शो देखना तो उसके लिए बहुत सारे लवाजमात दरकार है, रेडियो के लिए लवाजमात दरकार नहीं है। ऐसे ही आप सफर में हो तो मोस्टली तो आप रेडियो, गाड़ी में आपके पास रेडियो है, आपके देहात में रिमोट एरिया में आप तो आपके पास मोबाइल है तो उसमें आपका रेडियो है। तो रेडियो का जो है, रेडियो मतलब है उसका चार्म कभी खत्म नहीं हो सकता। वो तो जो सुनने वाले हैं, जो वो जब भी सुनते हैं वो यही कहते हैं कि रेडियो की अपनी एक अलग पहचान है। बिल्कुल पहचान है। और रेडियो सीखने सिखाने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। मैं रेडियो पाकिस्तान की बात करूं या फिर उसके बाद FM रेडियो जब से स्टार्ट हुए, मतलब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं अपने प्रोग्राम की बात करता हूं, मैं मेरे लिसनर हैं, बहुत प्यार देते हैं और कुछ उनसे सीखने को हमें मिलता है। मैं ऐसी 1 मिनट की बात आपको बताऊं मैं कि मैं रेडियो पे प्रोग्राम कर रहा था। उस पर मेरा टॉपिक ये था कि ये जो एलीट क्लास के लोग हैं वो अपने सर्वेंट्स को साथ रेस्टोरेंट पे लेकर जाते हैं। तो वहाँ कुछ लोग होते हैं जो साथ मतलब उन्हें खाने में शेयरिंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सर्वेंट्स को अलग एक साइड पे बिठा लेते हैं। मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा था तो वो हुआ, ठीक हो गया। अगले दिन मेरा फिर वो स्लॉट था, वही टाइम था प्रोग्राम। तो खातून की कॉल आई मेरे पास, कहती हैं रशीद भाई कल हम लोग आपके प्रोग्राम सुन रहे थे, तो मैं गाड़ी में थी और ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो आप जब ये बात कर रहे थे ना कि जी ये जो बड़े लोग हैं ये ड्राइवर्स और अपने सर्वेंट्स के साथ ऐसा कुछ करते हैं, तो कहती जब आप ये बात कर रहे थे मेरा 6 साल का बच्चा, उसी ने उस वक्त मुझे कहा मम्मा चाचा आशिक के साथ आप भी तो ऐसा करती है। तो जब उसने मुझे ये कहा तो मेरे लिए तो मुझे जगह नहीं मिल रही थी, मैं कहाँ जाऊं, और मुझे बड़ी शर्म आई। तो वो हमने आपसे वो एक बात सुनी, सीखी, बच्चे ने मुझे ऐसा वो किया कि अब हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो हम अब मतलब सर्वेंट्स हैं या हम दूसरों को भी तलकीन करते हैं कि भी इनका भी ख्याल रखा करें। मैंने कहा अगर आप पर मेरी बात का असर हुआ तो मैं वो जो 2 घंटे बैठता हूँ या जो मेरा सफर चलता आ रहा है वो मैं मतलब मुझे उसमें कामयाबी मिल गई। मुझे ये मेरी अचीवमेंट थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्लेटफॉर्म पे या रेडियो पे अगर हम बात करें तो बैठने का असल जो मकसद होता है वो यही होता है कि एक अच्छा मैसेज जो है वो व्यूअर्स तक वो जाए। मतलब एंटरटेनमेंट तो है ही, आप सॉन्ग्स तो आप चला ही रहे हैं, साथ में कुछ ऐसे डिलीवर कर जाएं कि आपकी बात इतने लोग अगर सुन रहे हैं, उसमें कुछ भी लोग हैं जिन पर आपकी बात का असर हो जाता है और उस पर अमल करते हैं। दैट्स गुड, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, होना चाहिए बिल्कुल। और वो उसमें खुशी भी होती है, आपको आपकी कोई बात सुने, उसे ऑन करे, उस पर अमल करे, इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा, तो कैसा रिस्पांस मिलता है? फिर आप सिंगिंग की तरफ भी आए। सिंगिंग वाली बीमारी जो वो तो स्कूल के जमाने की है। मतलब अच्छा, व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, और जब असेंबली हुआ करती थी तो मैं अपने हाई स्कूल में मतलब 5 साल असेंबली का जो लीडर था वो मैं था। 5 to 10th क्लास उसमें असेंबली 5 साल मैंने कराई। फिर नाच खानी, उस वक्त तो टूर्नामेंट हुआ करते थे ना बच्चों के, उस वक्त बज़्म अदब हुआ करता था। मतलब मैं टोटल बज़्म अदब की पैदावार। सही। अब तो शायद बज़्म अदब का बच्चों को शायद पता भी ना हो कि बज़्म अदब क्या होता है। तो उस वक्त बच्चों की सिलेक्शन की जाती थी, बच्चों को मोटिवेट किया जाता था, उन्हें थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया जाता था। तो स्कूल के ज़माने से जब सिंगिंग की और अप्रिशिएट किया तो फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ में, फिर यूनिवर्सिटी में आए। यूनिवर्सिटी में आपको मजे की बात बताऊं, जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो उस वक्त मैं PTV पे सिंग करता था। मतलब उस वक्त मेरी थोड़ी पहचान थी, मेरी जो यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो थे, लोग थे, वो मुझे जानते थे। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में रहता था तो मेरा हारमोनियम और मेरा जो पियानो था वो मेरे असातिज़ा के पास हुआ करता था, और हम रात गए तक बैठे गा रहे हैं। तो मैं उनसे अक्सर ये बात किया करता, सर मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ,
तो मैं 2 साल बाद यहाँ से फेल होकर गया तो मुझे क्या कहेंगे कि ये क्या कर गया तो टीचर्स को ये कह रहा था कि यार तुझे पास किसने करना, हमने करा तू हमें एंटरटेन किया कर, हम तुझे एंटरटेन कर। तो बस एप्रिसिएशन का सिलसिला था, चलता रहा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी चल रहा है। म्यूजिक किस तरह का वैसे म्यूजिक आपने? म्यूजिक मतलब आज का जो म्यूजिक है वो समझ से बाहर है। वो मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग में आ जाता है, लेकिन मैं उसे डिसलाइक नहीं करता। मैं आपकी चॉइस भी तो होती है ना आपकी। नहीं, आप फोक की तरफ गए या? मैं फोक भी करता हूँ, मैं मोस्टली मतलब क्लासिकल नहीं, क्लासिकल और जो ओल्ड म्यूजिक है, मतलब लाइट सॉन्ग्स हो गए इस तरह के। तो ये गुनगुनाएंगे? गुनगुनाने के लिए तो वैसे बच्चे आए थे, चले मैं भी थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं, मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। काफी है ये कुछ और? क्या बात है आपकी। घर में भी सुनाते हैं? घर में जी बिल्कुल सुनाते हैं सबके। मेरे पास अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब मैं हारमोनियम है, पियानो है, उसके मतलब घर में फुल आपने तैयारी से? हाँ जी, लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, मतलब इसमें सारे एक ये भी मुझे बड़ा एक परेशानी का सामना करना पड़ा था जब मैं म्यूजिक स्टार्ट करने लगा था। तो मेरी फैमिली में मोस्टली हाफिज हैं। एक मेरी बैड लक कि मैं हाफिज नहीं बन सका मैं, तो मुझे इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि यार एक तरफ हाफिज हैं इतने सारे और तू ये क्या काम कर रहा है मरासियों वाले सब। मैंने कहा जी अगर मुझे अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है और लोग मुझे पसंद करते हैं तो मुझे फिर आप गाने दें, इसमें क्या मजाक है। मैं कोई खुदा न खास्ता कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ। सही है। तो फिर टीचर्स दोस्त सारे वो अप्रिशिएट करते गए, हम लोग भी आते गए, फिर टीवी पे और रेडियो पे सारा ये सिलसिला जारी हो सारी है, मतलब ये अभी तक जारी? अभी तक जारी हो सारी। सही। अच्छा सर, रेडियो के हवाले से आपकी बात हो रही थी तो बड़ी मजबूत सुनाओ कि रेडियो सुना जाता है, आज भी सुना जाता है। कुछ साल पहले मैं मुल्तान में एक स्कूल में प्रिंसिपल था, तो किसी पेरेंट को कोई उन्होंने बात करनी थी मेरे साथ कि जी मेरे बच्चे के ये इश्यूज हैं और ये इसको यूं ठीक किया जाए। तो ये बात करते करते उन्होंने कहा जी रेडियो पे तो आप बड़ी 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 बातें करते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने वो FM उस वक्त नया नया शुरू हुआ था, तो मुझे वहाँ बतौर गेस्ट बुलाया गया। तो वहाँ मैंने अपने स्कूल के हवाले से अपनी जो मेरी अब तक की जो एक्सपीरियंस था उसको मैंने शेयर किया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि रेडियो इतना सुना गया और मुझे सुना गया। मैं पहली दफ़ा रेडियो पे गया था, वो कहीं गाड़ी में जा रहे थे, कहते जी गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में मैंने आपकी बातें सुनी। तो मैंने कहा चले मैं आपसे पूछूं भी कि आप अपने स्कूल में ये चीज़ें कितनी इम्प्लीमेंट करते हैं। बात यह कि रेडियो सुना जाता है, इसलिए हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे अभी रशीद साहब बात होता भी नहीं है। हाँ। अभी हम बात करें तो सफर के दौरान आपका मोस्टली रेडियो ही चल रहा होता है, तो बहुत चीजें उसमें आपको लेटेस्ट न्यूज भी मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपका जाहिर सी बात है लिखने के साथ भी आपका एक ताल्लुक है, कॉलम निगार भी हैं, बुक्स भी आपकी हैं, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं। लिखने का ख्याल कैसे आया बुक्स की तरफ? असल में ये मेरी पहली किताब है जी, बुलावा। 2011 में मुझे अल्लाह ताला ने हज की सादत दी माशाल्लाह, तो ये मैंने किताब लिखी बुलावा। मेरे बड़े भाई हैं खालिद जावेद मशहदी, नवाइवक में वो रहे, उन्होंने एक किताब लिखी थी ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो बस मुझे उनसे एक मोटिवेशन थी कि वो गए थे, फिर अल्लाह ताला ने मुझे सादत दी तो मैंने किताब लिखी। और इस किताब की मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी, हैरानगी की बात थी। मैं पिछले दिनों अपने आप को गूगल कर रहा था। मैं सबसे कहता हूँ कि आप लोगों को गूगल करते हैं, आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपको गूगल करें, कि आप इतना अच्छा काम करें। मैं अपने स्टूडेंट से भी, मैं अपने मिलने वालों से भी, बड़ों से भी, ख़ास तौर पे नौजवानों से कहता हूँ कि कोई ऐसा काम ज़रूर करें, मुस्बत काम, जिसमें लोग आपको सर्च करें, आपको गूगल करें। मैं अपने आप को गूगल कर रहा था, तो उसमें एक आया कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है, उर्दू में
हज के सफ़रनामा का इर्तिका, आगाज़ और इर्तिका। तो उसमें मेरा ये जो सफ़रनामा है इसका रेफरेंस भी दिया गया था। अच्छा। तो उसमें बड़े बड़े सफ़रनामा निगार थे हज के जिन्होंने सफ़रनामे लिखे। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि कि आपको मुझे इतनी अप्रिसिएशन मिली। लिखने का जो आपने बात की कि मुझे लिखने का जो शौक है वो कैसे हुआ, दो चीज़ें मुझे विरासत में मिली, पढ़ाना और लिखना। मेरे वालिद अब्बा जी, हम लोग बुनियादी तौर पे जहानिया से हैं, तो वहाँ पे टीचर थे एक स्कूल में, मैं उनका स्टूडेंट भी हूँ। हम 4 भाई, चारों उनके स्टूडेंट हैं। बड़े भाई मैंने आपसे जिक्र किया खालिद मशहदी, वो राइटर हैं, किताबें लिखी उन्होंने। डॉक्टर अहमद फारूक मशहदी मेरे दूसरे भाई हैं, उन्होंने बहुत लिखा, शायरी की किताब भी उनकी है। मतलब सारा ऐसा लगता है तो कि सबने सबका जो है उनके फिर मेरे बड़े भाई, मेरे से जो बड़े भाई हैं इसहाक मशहदी, वो भी टीचर हैं, लिखते हैं। तो ये दो चीज़ें मुझे विरासत में मिली। ये लिखना लिखाना मेरा शौक है। मैंने फर्स्ट ईयर से लिखना शुरू किया और आज तक थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ। 3 किताबें, 2 किताबें मेरी मार्केट में हैं इस वक्त, तीसरी किताब मैंने पब्लिश होने के लिए दी हुई है। सही। और चौथी किताब पे मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया हुआ है। आम तौर पे मैं तालीमी, समाजी और ख़ास तौर पे जिसको मैं टारगेट करता हूँ वो है, मेरे इसका लोगो भी है, उम्मीद का सफ़र। जी, उम्मीद का, बिल्कुल मेरे पास है इस टाइम। अच्छा। कि हमें उम्मीद देनी चाहिए लोगों को, हमें लोगों को उम्मीद, लोगों में उम्मीद बांटनी चाहिए। मायूसी तो हर तरफ है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो भी लिखूं उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद का एलिमेंट ज़रूर हो। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं, टाइटल ये है उम्मीद का सफ़र तारिक मशहदी के साथ, कि लोग मेरे साथ मिलें, पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से मेरे साथ मिलें, हम उम्मीद का पैगाम लोगों को दें। बिल्कुल ऐसी ही बड़ी उम्मीद भी जरूरी है। उम्मीद कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। कैसे इस पे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन अभी अपने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कॉल हमारे साथ ही, लेकिन चलिए आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ अभी शो में जो है वो 2 प्यारे से बच्चे मौजूद हैं। दाऊद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो है सारा नासिर हमारे साथ मौजूद है। दोनों बड़े क्यूट हैं। क्या हाल चाल है? ठीक हो? अच्छा। पाकिस्तान जैसे जाहिर सी बात है, हम लोग सब अपने मुल्क से बहुत प्यार भी करते हैं। और आपको पता है कि जैसे जी मुल्क की तो अब हम बात करते हैं प्यार की, तो वो कहते हैं सच्चे दिल से होने चाहिए। ये वर्डिंग जिस तरह हम लोग सुन रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, तो वो एक अच्छा भी लग रहा था। और फिर जो इस टाइम हमारे मुल्क की सूरत हाल को भी देखते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा गमगीन भी हो जाते हैं। अच्छा सर, कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि टाइम अच्छा टाइम है अभी हमारे पास। एक तो हम ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह आप तो बात कर रहे थे कैरेक्टर बिल्डिंग की, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को जितना खुद जान सकता है कोई और नहीं जान सकता। और ये हमारी जो यूथ है, मैं ख़ास तौर पे उनसे मुखातिब हूँ। यूथ की बहुत बात होती है, और वो जो सोशल मीडिया की बात हो रही थी, या इंटरनेट की, इसकी मोबाइल फ़ोन की बात हो रही थी, कि हमारे यूथ को अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पे जो सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं वो खुद कर सकते हैं। मेरे साथ काम करने वाले इस वक्त कोई 70 के करीब लोग हैं, मतलब मेरी टीम में मेरे पास 750 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो मैं सबको और मैं अपने सुनने वालों को भी एक पैगाम देता हूँ, आप जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उस शोबे के बारे में अपने इस मोबाइल फ़ोन से 30 मिनट ज़रूर स्पेंड करें कि आप अपनी शोबे में अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं। जब आप अपने शोबे को बेहतर कर सकते हैं तो ये भी आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, और इसके साथ साथ आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग है। 3 लोगों का किरदार बड़ा अहम है कैरेक्टर बिल्डिंग में। इंसान का खुद अपना, जब उसको ये समझ आ जाए कि मुझे क्या अच्छा करना चाहिए। दूसरा किरदार वालिदैन का है कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से बनाना चाहिए। तीसरा किरदार तालीमी इदारे का है, और तब जाके एक अच्छा माशरा बनता है कि अच्छा माशरा कैसे बना सकते हैं। मैं
मेरे पे बहुत गुस्सा था, मैं अपनी बात करता हूँ। वक्त के साथ साथ मेरे में गुस्सा कम हुआ। तो मैं आज सबसे कहता हूँ, सुनने वालों को भी, मेरे साथ जितने भी लोग हैं, मैं सबको, कि हम अभी परसों मेरे साथ पेरेंट्स आए हुए थे, उन्होंने कहा, मदर ने कहा जी ये आपकी टीचर ने ये काम नहीं किया था, तो मैंने तो ब्लैंक छोड़ दिया है, मैंने कुछ नहीं लिखा। तो मैंने उनसे कहा जी आपने गुस्सा नहीं करना, आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने रिस्पॉन्स देना है। ये आर्स केयर बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमने रिएक्ट नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, उनसे पूछा गया कि क्या करूं, आपने कहा गुस्सा ना किया करो। 3 दफ़ा पूछा गया, गुस्सा ना किया करो, गुस्सा ना किया करो, गुस्सा ना किया करो। हमें अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिव हो जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिव मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो हमारा जो कैरेक्टर है वो भी ठीक हो जाएगा, हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो जाएगी, हमारा माशरा भी अच्छा हो जाएगा, हमारी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अच्छी हो जाएगी, हम अच्छे वालिदैन भी बनेंगे, हम अच्छे तालिब इल्म भी बनेंगे, अच्छे पॉलिटिशियंस भी बनेंगे। आप बार बार वो इससे पहले वाला भी जो शो हो रहा था, पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, तो हमें रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल वही बात आ जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर हम अपने हिस्से की जिम्मेदारियां जो समझ जाएंगे तो वाकई हमारे बहुत सारे मसाइल जो है वो खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।